आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के खिलाफ सरकार एक अध्यादेश लेकर आ गई है। इसमें दो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच होने वाले विवाह को भी शामिल किया गया है और ऐसा अध्यादेश लाने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। बाकी के राज्यों में भी इस पर चर्चा चल रही है, कुछ राज्यों में तैयारी हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो आज अध्यादेश लेकर भी आ गई। इसके तहत अगर दो अलग अलग धर्मों के लोग आपस में विवाह करते हैं और उनकी जांच में यह पाया जाता है कि इस विवाह का मकसद धर्म परिवर्तन कराना था, तो फिर अपराधी को 1 से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। यह बहुत बड़ी खबर है। अपराध साबित होने पर 10 से 50 हजार रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। और अगर महिला सामान्य वर्ग से है, समाज के सामान्य वर्ग से है, तो अपराधी को 1 से 5 वर्ष की सजा होगी। और अगर महिला नाबालिग है या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति से है तो फिर यह सजा बढ़कर 3 से 10 साल के बीच हो जाएगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 3 से 10 वर्ष तक की सजा होगी और विवाह के लिए सहमति से धर्म परिवर्तन करने या कराने के लिए जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पहले अनुमति लेनी होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 वर्ष तक की सजा अब उत्तर प्रदेश में हो सकती है। गैर कानूनी धर्म परिवर्तन कराने वाले पर गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। और इस फैसले पर जो अभी तक हमारे पास प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, पहले आप वो सुन लीजिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस कानून की कोई जरूरत थी या नहीं। जो महिलाएं हैं उनके साथ छल करके, उनके साथ कपट करके, उनके बल इस्तेमाल करते हुए, प्रलोभन देते हुए उनका एक धर्म परिवर्तन किया जाता है। कितने केसेस हैं कि उनका नाम हिंदू है, शादी हो गई, शादी के 3 महीने बाद पता चलता है कि वो इस्लाम धर्म में उनको कन्वर्ट करा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आई हैं, तो इसलिए कानून होना चाहिए। कोर्ट ने भी कहा है, अन्य कोर्ट भी बोल चुके हैं। तो उसके लिए आज हम लोग एक अध्यादेश लेकर आए हैं और इससे जो कानून है उसको ताकत भी मिलेगी और इस प्रकार के जो छल कपट करते हुए, बल का इस्तेमाल करते हुए, प्रलोभन देते हुए जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होगी। धर्म और नाम और स्थान बदल करके अभी तक शादियां करता रहा है और फिर उसके बाद जब उसका खुलासा होता है तो मौत के घाट उतार देने तक की जो घटनाएं होती रही उस पर विराम लगेगा। सरकार का यह प्रयास है कि 2 साल से लेकर के 10 साल तक की सजा का प्राविधान आज जो कैबिनेट के सामने प्रस्ताव आया है, कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में उसे अपनी मंजूरी दी। पीड़ित की शिकायत पर भी, पीड़ित के परिवार की शिकायत पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। अगर 2 एडल्ट आदमी अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो चाहे वो 2 अलग अलग धर्मों के हों या 2 अलग अलग जातियों के हों या 2 अलग अलग मुल्कों के हों, उनकी शादी उनका प्राइवेट राइट है और इसको उच्चतम न्यायालय भी मान चुका है और उच्च न्यायालय भी मान चुका है। अभी जो 11 नवंबर को उच्च न्यायालय का फैसला आया है जिसमें सिंगल जज के फैसले को उन्होंने कुलअदम किया है, उसमें भी माना गया है। कन्वर्जन पर रोक लगाना चाहते हैं इनडायरेक्टली, जो अदरवाइज भारत के संविधान में परमिटेड है। आर्टिकल 25 में किसी आदमी को ये अधिकार है कि वो अपना कोई धर्म जिसको वो समझता है, पसंद करता है, उसको अडॉप्ट कर सकता है। तो अब इसमें ऑर्डिनेंस आने के बाद तय किया जाएगा कि इसकी क्या लीगल वैल्यू है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में भी ऐसे ही कानून लाने की इस समय तैयारी चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने यह काम पूरे देश में सबसे पहले कर दिया। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए थे। कानपुर में कल ही उत्तर प्रदेश में बनी SIT ने लव जिहाद के 11 मामलों का खुलासा किया है। लव जिहाद के इन मामलों की सच्चाई जानने के लिए जी न्यूज की टीम कानपुर पहुंची हुई है, इस समय कानपुर में है। और हमें वहां क्या पता चला, हमारी टीम ने वहां जब इन लव जिहाद के मामलों की तह तक जाने की कोशिश की, इनकी सच्चाई जानने की कोशिश की, तो हमने क्या देखा, ये जानने के लिए आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखनी चाहिए जो आज हमने कानपुर से फाइल की है।
बिल्कुल हिंदू तरीके लगता था, बिल्कुल चेहरा बिल्कुल जैसे हिंदू लोग रहते हैं, वो टीका लगाना और कलावा बांधना, मंदिर जाना, सब वैसे ही लगता है, बिल्कुल सेम हिंदू लगता था। आज जो मेरी लड़की के साथ हो या किसी लड़की के साथ ना हो बस। आईडी में उसके लिखा था नफीस। ये कानपुर की उन बेटियों और परिजनों का दर्द है जिनके साथ धोखा हुआ है। हिंदू नाम रखकर, मंदिर जाकर, कलावा पहन अपनी पहचान छिपाकर मुस्लिम युवकों ने इनके साथ लव जिहाद को अंजाम दिया है। सबसे पहले बात हम फतेह खान की करते हैं, जिसने आर्यन मल्होत्रा बनकर एक नाबालिग लड़की से पहले दोस्ती की और फिर उसके साथ बलात्कार किया। बिल्कुल हिंदू तरीके लगता था, बिल्कुल चेहरा बिल्कुल जैसे हिंदू लोग रहते हैं, वो टीका लगाना और कलावा बांधना, मंदिर जाना, सब वैसे ही लगता है, बिल्कुल सेम हिंदू लगता था। मंदिर भी जाता था आपके साथ? मंदिर जाता था, हमको जबरदस्ती लेके मंदिर चलो, मंदिर जा तो मेरे पीछे आ जाता, मंदिर जाता था, लगता ही था कि मुसलमान, बिल्कुल हिंदू लगता था। खूब धमकाता था कि चलो शादी करेंगे, हमने काम नहीं करेंगे, तो हमको मारता था, कहता कि शादी नहीं करोगे तो मारेंगे तुमको। मुझको मारा, मेरे साथ गलत काम करने लगा था। मम्मी पापा को भी नहीं बता पाया, अगर मम्मी पापा को मार डालेंगे तो मारेगा, तुमने बताया तो इसलिए डर के मारे में नहीं बता देते। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ और की बच्चियों के साथ ना ही होना चाहिए, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं, हम तो आज यहाँ रह कल वहाँ, ना कमा पा रहे, ना खा पा रहे, ना रह पा रहे। और भी मेरे आगे 4 लड़कियाँ, एक 4 छोटी। अब ऐसे ही अगर देखेंगे तो हम कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे बच्चे पालेंगे। अब हम आपको कानपुर के गोविंद नगर ले चलते हैं। यहाँ आरोपी नसीफ शाह बबुआ बनकर एक हिंदू लड़की को अपने घर ले गया है और वहां पर जबरन उसके साथ निकाह किया। नफीस शाह ने जबरन लड़की का धर्म परिवर्तन भी करवाया। नफीस शाह पहले ही 2 शादियां कर चुका था। आप ही के कास्ट के हैं? हमने कहा अच्छा, मतलब कि कहता हिंदू से हैं हम, बहन के यहाँ तो मेरे चल रहे हैं। तो मतलब हम गुस्से में थे, उसकी बहन के आ गए, लेकिन वो बाद में पता चला उसकी बहन नहीं थी, उसकी वाइफ ही थी और उसकी पहले से 3 शादी हो चुकी थी। फिर उसने कहा कि मुझसे मतलब शादी करोगी? हमने कहा कि मतलब कुछ दिन तक तो हम मतलब हमने कहा नहीं करेंगे। फिर उसने काजी को बुलवाया, फिर उसने कुछ मंत्र पढ़ा, हमें नहीं पता चल पा रहा था कि वो मुसलमान है। उसकी मतलब आईडी में उसके लिखा था नफीस शाह, तो हमें लगा कि ये मुसलमान है, तो हम वहाँ से मतलब सोचे कि निकल जाए। फिर उसके यहाँ एक पुराना फ़ोन पड़ा हुआ था, वही हमने उठा के पापा के पास फ़ोन कर दिया। ये मतलब अपने सेंस में नहीं थी, बस थोड़ी देर तो ठीक थी, उसके बाद कहे फिर हमें वहीं जाना है, हम वहीं जाएंगे। फिर हमने वो पर्ची फाड़ के फेंक दी, जो ड्रेस पहन के आई थी वहाँ से उसको ड्रेस जला दी, ताबीज़ फेंक दिया। लोगों को तो या तो फांसी दे, या तो उम्र कैद दे, या तो सड़क पे खड़ा करके गोली मारे। लव जिहाद के इस मामले में मुख्तार अहमद ने अपनी पहचान को छुपाया और जिस लड़की से शादी की उसे अपना नाम राहुल सिंह बताया। मुख्तार अहमद पहले भी एक हिंदू लड़की से शादी कर चुका है। तो हिंदू बनकर उससे विवाह किया था, फिर बाद में उस पर प्रेशर बनाया तो उसने शादी की, जबकि वो पहले से शादीशुदा है और एक उसका भी एक उसकी बेटी भी है 10 साल की। उसके बाद जब घर वालों को पता चला तो उनको बोला गया कि इसको हटाओ, लेकिन वो जबरदस्ती उसने घर में आकर रोज लड़ाई झगड़ा करने लगा। तब पुलिस प्रशासन की मदद ली गई, तब उसको जेल भेजा गया है। उसने शादी कर ली थी? हाँ, शादी कर ली थी। कब करी शादी? 1.5 साल पहले। हाँ। कैसे संपर्क में आया था, क्या बताया इसने अपने आप को? अपने आप को राहुल सिंह बताया था, फिर राहुल शर्मा बताया था। जब शादी हो गई तब उसने बताया कि मैं मोहनडन हूँ। जी न्यूज ने कानपुर में लव जिहाद के जिन मामलों की पड़ताल की, उनमें एक पैटर्न साफ नजर आया है कि सबसे पहले मुस्लिम लड़कों ने अपने धर्म की पहचान छिपाई, हिंदू रीति रिवाजों का पालन किया और जहां जरूरत पड़ी वहां जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया।
जो छोटी बच्चियां हैं उनको इस तरीके का इस प्रकरण का लव जिहाद प्रकरण जो है वो बहुत तेजी से विस्तार भी हो रहा है और धर्म परिवर्तन जो कहीं ना कहीं लव जिहाद एंगल की ओर मोड़ता है, उन छोटी छोटी बच्चियों को बहला फुसला कर इस ओर ले जाया जा रहा है। उसमें फंडिंग भी है और सबसे बड़ी बात है कि हमारी हिंदू संस्कृति पर चोट है। दोनों थानों में जो लड़के थे और एक नौबस्ता में है, वो उसमें जो है एक मोहम्मद ये जो फैसल है वो भी ये जूहीलाल कॉलोनी का था, मोहम्मद शाहरुख और शाहरुख वो जूहीलाल कॉलोनी के थे, आमिर मोहसिन ये सब जूहीलाल कॉलोनी से कनेक्टेड थे और ये आपस में एक दूसरे से इनकी जो है कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में थे। कानपुर की ये जूहीलाल कॉलोनी है और इस कॉलोनी से भी सबसे ज्यादा शिकायतें लव जिहाद की आई हैं। हिंदू बेटियों के जो परिवार वाले हैं उन्होंने पुलिस के पास इस बात की शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटियों को बहलाकर फुसलाकर उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस जूहीलाल कॉलोनी के मोहसिन खान, आमिर, मोहम्मद फैजल और मोहम्मद शाहरुख ये 4 ऐसे युवक थे जो कि हिंदू लड़कियों से संपर्क में आए, उनके साथ दोस्ती की और उनके साथ शादी करने की भी कोशिश की। एसआईटी रिपोर्ट में जो बातें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक ये जो लड़के थे, अगर एक लड़की से किसी लड़के की दोस्ती होती है तो वो लड़का अपने दोस्त की उसकी बहन से या फिर उसके किसी दूसरे दोस्त से दोस्ती कराता था, यानी ये पूरा एक नेक्सस बन जाता था, एक चेन खड़ी की जाती थी। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कानपुर। तो इस कानून का बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उनसे हम ये कहना चाहते हैं, ये जो लड़कियां अभी आपने देखी, जिन लड़कियों की आपने बात सुनी, वो कैमरे पर नहीं आना चाहती, वैसे तो उनकी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है। ये सारी लड़कियां कहीं बाहर से नहीं आई हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, ये इसी समाज की लड़कियां हैं, यहीं की लड़कियां हैं। इनके वही अधिकार हैं जो इस देश में बाकी नागरिकों के अधिकार हैं, बाकी लड़कियों के जो अधिकार हैं, इनके भी वही अधिकार हैं। ये भी उसी संविधान के तहत आती हैं जो बाकी सब पर लागू होता है। जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं से हमने बात की, उन्होंने इस पूरे एंगल की पुष्टि की है। इसके अलावा पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की है और इन लोगों को जो जवाब इन्होंने दिए हैं वो ये हम उन लोगों को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग लगातार वर्षों से ये कहते हैं कि लव जिहाद नाम की कोई चीज इस देश में है ही नहीं। आपने देखा होगा बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें आप लिबरल्स कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं, वो लगातार इस बात से इनकार करते आ रहे हैं कि लव जिहाद इस देश में है ही नहीं। कई बार कई तरह की इंक्वायरी भी होती हैं, हम नहीं जानते उन इंक्वायरीज में कितने वो अंदर तक, कितनी तह तक जाकर वो जांच करते हैं। लेकिन जब हमारे रिपोर्टर्स गए हैं, जो भी लोग इस देश में इंक्वायरी करने वाले लोग हैं, चाहे वो सरकार के लोग हों, चाहे वो कानूनी लोग हों, वो चाहें तो हमारे रिपोर्टर से मिल सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे लोगों के संपर्क में हैं जिन्होंने हमें बिल्कुल यही एक जैसी कहानियां बताई हैं। आज तो हमने सिर्फ आपको कानपुर की बात बताई है, अगर आप चाहेंगे तो हम आगे एक सीरीज चलाकर आपको देश के अलग अलग राज्यों और शहरों से लगभग यही कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ हो रहा है। हम नहीं जानते इसे आप क्या नाम देना चाहते हैं, इसे आप लव जिहाद का नाम देना चाहते हैं, इसे आप धार्मिक कट्टरता का नाम देना चाहते हैं, आप इसे कन्वर्जन का नाम देना चाहते हैं कि लोग लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं विवाह के नाम पर। आप इसका क्या नाम रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। आप इसे लव जिहाद कहना चाहते हैं कहिए, कुछ और कहना चाहते हैं कुछ और कहकर बुला लीजिए, लेकिन समस्या का नाम एक ही है और समस्या ये है कि झूठ बोलकर, अपना धर्म गलत बताकर लड़के हिंदू लड़कियों के साथ संपर्क में आते हैं, फिर उनसे शादी करते हैं और जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करते हैं। इस कानून का बहुत सारे लोग यही कहकर विरोध कर रहे हैं और इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो खुद को इस्लाम का ठेकेदार समझते हैं, खुद को लिबरल समझते हैं, खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इसका विरोध हो रहा है, लेकिन आज देश भर के मुसलमानों और बाकी सभी धर्मों के लोगों को यह समझना चाहिए कि क्या इस्लाम धर्म परिवर्तन की इजाजत देता है। धर्म परिवर्तन हो तो रहा है इस्लाम के नाम पर इस्लाम क्या कहता है?
कुरान मुसलमानों का सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है जिसमें धर्म परिवर्तन के विषय पर कई बातें लिखी हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है वो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। कुरान में लिखा है कि धर्म में जबरदस्ती की कोई गुंजाइश नहीं। कुरान में कहा गया है कि किसी के साथ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती इस्लाम में पूरी तरह से प्रतिबंधित है, चाहे ये जबरदस्ती शादी के नाम पर की जाए या फिर ये जबरदस्ती प्यार के नाम पर की जाए। जबरदस्ती की कोई जगह इस्लाम में है ही नहीं। तो फिर सोचने वाली बात यह है, तो ये जबरदस्ती हो कैसे रही है? इस फैसले पर राजनीति होना बिल्कुल तय है, लेकिन विवाह के लिए जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराए जाने का मुद्दा नया भी नहीं है और जी न्यूज वर्षों से आपको यह बताता आ रहा है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। लव जिहाद अब एक सच्चाई है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें हमेशा हर महीने हर हफ्ते आती रहती हैं और हम मानते हैं कि दो अलग अलग धर्मों के लोगों का आपस में शादी करना गलत नहीं है। ये बात भी आप हमारी समझ लीजिए। इससे पहले कि आप फिर से हमारे ऊपर कोई एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करें या कोई और हमारे ऊपर केस दर्ज कराने की कोशिश करें, तो हम एक बार फिर से कह देते हैं, गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं है। आपस में दो लोग चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनका आपस में शादी करना, प्यार करना गलत नहीं है। लेकिन अगर दो लोगों को विवाह करना ही है और ये दो लोग आपस में प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, तो इसके लिए धर्म परिवर्तन की क्या जरूरत है, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। क्या दो लोग अलग अलग धर्मों के जो हैं अपना अपना धर्म बरकरार रखते हुए शादी नहीं कर सकते, प्यार नहीं कर सकते? ऐसा कैसे होता है कि जब लड़की के ऊपर शादी करते ही यह दबाव बना दिया जाता है कि आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा और इस्लाम कबूल करना ही पड़ेगा। 11 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संदर्भ में एक फैसला सुनाया है जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि दो बालिग लोग अगर आपस में शादी करना चाहते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस मामले में लड़की हिंदू थी और लड़का मुसलमान था। जिस मामले पर सुनवाई चल रही थी ये उसकी बात हम बता रहे हैं। इसमें लड़की हिंदू थी, लड़का मुसलमान था और इस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यह साफ किया कि कोर्ट धर्मांतरण के मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। इस फैसले के 13 दिनों के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार आज एक नया अध्यादेश लेकर आ गई जिसमें शादी के लिए धर्मांतरण को एक अपराध माना गया है। भारत के संविधान का आर्टिकल 25 सबको धार्मिक स्वतंत्रता देता है। इसमें हर किसी को अपनी धार्मिक गतिविधियां करने की इजाजत है। आप अपने धर्म के हिसाब से जो आपके रीति रिवाज हैं, आपके धर्म के हिसाब से जो आप फॉलो करना चाहते हैं, आपको हर चीज की इजाजत है और ये संविधान में लिखा है, इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसके अलावा हमारे ही संविधान में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 दो बालिग लोगों को बिना धर्म बदले शादी करने की पूरी इजाजत देता है और अपने अपने धर्म के साथ शादीशुदा जीवन बिताने की भी पूरी आजादी देता है। यानी इस एक्ट के तहत जो आपकी स्क्रीन पर है, इसे कहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ये आपको बिना धर्म परिवर्तन किए विवाह की अनुमति देता है और इसके अनुसार अगर दो लोग आपस में विवाह करना चाहते हैं, वो अलग अलग धर्म के हैं, तो वो बिना धर्म परिवर्तन किए अपने अपने धर्म में रहते हुए विवाह कर सकते हैं और विवाह के उपरांत ऐसे ही अपने अपने धर्म को मानते हुए अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं। संविधान इसकी आज़ादी, इसका अधिकार उन्हें देता है। जब हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, तो फिर उन लोगों को ये क्या जरूरत पड़ती है जो लड़की पर जबरदस्ती ये दबाव डालते हैं कि आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। अब हम आपको धर्म परिवर्तन करके शादी करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो और महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में बताएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का पहला फैसला इसी साल सितंबर का है। इस फैसले में हाईकोर्ट ने विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करने वाली एक लड़की को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। यह लड़की जन्म से मुस्लिम थी, लेकिन एक हिंदू लड़के से शादी करने से 1 महीना पहले इसने अपना नाम बदल लिया था। इस लड़की का नाम पहले नूर जहां था, लेकिन शादी के लिए इसने अपना नाम बदलकर अंजलि कर लिया। फैसले में हाईकोर्ट के जज महेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि लड़की द्वारा सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में वर्ष 2014 के एक मामले का भी जिक्र किया जिसमें अदालत ने यह माना था कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरा फैसला पिछले ही महीने 8 अक्टूबर का है। इसमें लड़की हिंदू है और उसने एक मुस्लिम लड़के से विवाह किया।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शादी करने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इस फैसले में भी कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर टिप्पणी की है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये समस्या है, तो अब आप इसका नाम क्या रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन जो इसका चारों तरफ जो नाम चल रहा है, लोग जिस नाम से इसे पुकार रहे हैं, उसे कहते हैं लव जिहाद। बहुत सारे लोग इस नाम को सुनते ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, दिमाग बंद कर लेते हैं और कहते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ भारत में है ही नहीं। लेकिन जब आप एक अच्छे रिपोर्टर की तरह शहरों में, गांवों में, कस्बों में जाएंगे और सड़क पर आम आदमी से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे जो इस पूरे मामले से पीड़ित हैं, उन लोगों से मिलेंगे जो इस सब्जेक्ट को जानते हैं, उनसे मिलेंगे, या जो पीड़ित हैं, तो आपको पता चलेगा कि इस देश में चल क्या रहा है। दुनिया में इस समय 112 से ज्यादा ऐसी संक्रामक बीमारियां मौजूद हैं जो वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट की वजह से फैलती हैं, और हर साल इनसे करीब 1,70,00,000 लोगों की मौत होती है। लेकिन पिछले 200 वर्षों में इनमें से सिर्फ एक ही बीमारी को पूरी तरह से जड़ से मिटाया जा सका है, और उस बीमारी का नाम है स्मॉल पॉक्स। यह सफलता वर्ष 1980 में मिली थी। लेकिन इसके अलावा इंसानों को होने वाली ऐसी कोई संक्रामक बीमारी नहीं है जिसे जड़ से खत्म कर दिया गया हो। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक अब कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को भी जड़ से समाप्त कर दिया जाए। हालांकि ये कैसे और कब होगा, इस बारे में अब भी पुख्ता तौर पर कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आमतौर पर एक वैक्सीन को तैयार करने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। लेकिन यह अकेली ऐसी वैक्सीन है जिसे सिर्फ 10 महीने में तैयार कर लिया गया। यानी ये वैक्सीन जो है ये फास्ट ट्रैक पर है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। अच्छी बात यह है कि दुनिया भर में अब कई वैक्सीन तैयार हो चुकी हैं और जल्द ही दुनिया के 750 करोड़ लोगों को कोविड के लिए वैक्सीन दिए जाने का काम बड़े पैमाने पर शुरू हो सकता है। लेकिन इनकी सफलता की दर को लेकर जो दावे किए गए हैं उसने लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। जैसे बाजार में बिकने वाले स्मार्टफोन्स के हर मॉडल के फीचर्स अलग अलग होते हैं, किसी का प्रोसेसर तेज होता है तो किसी की रैम ज्यादा होती है, उसी तरह इन सभी वैक्सीन्स के फीचर्स भी कुछ अलग अलग हैं, इनके दाम अलग अलग हैं, इन्हें रखने के लिए जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा बहस इनकी सफलता की दर को लेकर हो रही है। आपने देखा होगा आजकल हमारे देश में भी लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि अगले साल जनवरी तक हमारे पास भी हमारी अपनी दवा आ जाएगी, वैक्सीन आ जाएगी, और अगले साल जुलाई तक हमारे देश के 25 से 30 करोड़ लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच जाएगी। लेकिन इसका रोड मैप क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? क्या अब आप अगले साल कोविड से बच पाएंगे? तो उसके बारे में आपके मन में जितने सवाल हैं आज हम सबका जवाब दे रहे हैं। फाइजर कंपनी का दावा है कि उसकी वैक्सीन 95% तक प्रभावशाली है। मॉडर्ना का जो प्रतिशत है वो है 94.5%। रूस की स्पुतनिक 5 95%, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन 90% और भारत में बन रही कोवैक्सिन के 60% तक सफल होने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन ये सारे नतीजे तीसरे चरण के ट्रायल से निकलकर सामने आए हैं और ये एक नियंत्रित माहौल में हासिल किए गए नतीजे हैं। लेकिन जब ये वैक्सीन्स आम लोगों को उपलब्ध होंगी तो इनकी सफलता दर गिरकर 90% या 95% से गिरकर 50% तक भी जा सकती है। यानी अभी तो ये प्रयोगशालाओं में इनके प्रयोग किए जा रहे हैं, ट्रायल्स किए जा रहे हैं, लेकिन जब ये असली जीवन में, असली दुनिया में जब ये वैक्सीन्स आएंगी तो इनकी सफलता दर नीचे गिर सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रायल के दौरान जो लोग हैं, लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है और इनमें से आधों को वैक्सीन दी जाती है और आधे लोगों को कोई वैक्सीन नहीं दी जाती। फाइजर के ट्रायल में 43,000 लोग शामिल हुए। इनमें से 170 लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ, लेकिन इनमें से भी 162 लोगों को कोई वैक्सीन नहीं दी गई, जबकि 8 लोगों को वैक्सीन दी गई। और इसी आधार पर इस वैक्सीन के 95% तक सफल होने की बात कही गई। लेकिन यह इस वैक्सीन की एफिकेसी है, इफेक्टिवनेस नहीं। एफिकेसी का अर्थ है ट्रायल के दौरान इस वैक्सीन में 95% लोगों को ठीक करने की क्षमता पाई गई ट्रायल के दौरान। लेकिन असल जीवन में जब असली ट्रायल होगा, असली लोगों पर, ये जितने लोगों को ठीक करेगी
उससे इसकी इफेक्टिवनेस आंकी जाएगी। आमतौर पर ट्रायल में जो लोग शामिल होते हैं वो स्वस्थ होते हैं, यानी उन्हें पहले से कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं होती। लेकिन जब यही वैक्सीन दुनिया के करोड़ों लोगों को दी जाएगी तो इसके असली असर के बारे में पता चलेगा, क्योंकि वो जो दुनिया के करोड़ों लोग हैं, द लैंसेट मेडिकल जर्नल के मुताबिक दुनिया के 95% लोगों को पहले से ही कोई ना कोई बीमारी होती है। इसलिए जब दुनिया भर के लोगों को ये वैक्सीन दी जाएंगी तब ये पता चलेगा कि वैक्सीन अलग अलग लोगों पर और अलग अलग परिस्थितियों में कितने प्रतिशत कारगर रहेंगी, क्योंकि इन लोगों को पहले से भी बीमारियां होंगी। अब एक क्षण के लिए आप ये मान लीजिए कि आम लोगों के बीच भी ये सारी वैक्सीन बहुत हद तक सफल हो जाती हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि ये वैक्सीन लोगों को मिलेंगी कैसे और इसके लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि उसकी वैक्सीन की 300 करोड़ डोज वर्ष 2021 तक तैयार हो जाएंगी और पूरी दुनिया में ये एक ही कीमत पर मिलेगी और वो कीमत है लगभग 222 रुपए। बहुत महंगी नहीं है, 222 रुपए की होगी। फाइजर की वैक्सीन की एक डोज करीब 1400 रुपए में मिल सकती है। यह उसका अनुमान है कि इतना पैसा लगेगा। मॉडर्ना की वैक्सीन सबसे ज्यादा महंगी होगी और इसकी कीमत है 4000 रुपए प्रति डोज, जबकि भारत में बन रही कोवैक्सीन के लिए यह कीमत हो सकती है सिर्फ 100 रुपए। यानी दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो भारत में बन रही है, जो 100 रुपए में मिलेगी। रशिया की स्पुतनिक वी की एक डोज 740 रुपए में मिलने की संभावना है। तो ये हमने आपको बता दिया कि अलग अलग उसका जो प्राइस रेंज है, कितने पैसे में कौन सी आपको मिलेगी। दुनिया भर के देशों ने इन अलग अलग वैक्सीन को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ऑर्डर्स देने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने सबसे ज्यादा संख्या में वैक्सीन के लिए ऑर्डर दिए हैं, दूसरे नंबर पर यूरोप के देश हैं और तीसरे नंबर पर हमारा देश भारत है। लेकिन फिर भी सभी देश अगले एक वर्ष में सिर्फ 20 से 25% लोगों को ही ये वैक्सीन दे पाएंगे, क्योंकि वैक्सीन की संख्या कम है और मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। जो इनको वैक्सीन को लगवाना चाहते हैं लोग, उनकी लंबी लाइन है। हर देश चाहता है कि उसे पहले मिल जाए, वो अपने देश के लोगों को पहले सुरक्षित कर ले। हर सरकार यही चाहती है और हर सरकार की परफॉर्मेंस भी इसी पर आधारित है। आपने देखा होगा ये कोविड-19 के चक्कर में ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का चुनाव हार गए। पहले चरण में ये वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेंगी, हेल्थ वर्कर्स को मिलेंगी। दूसरे चरण में सोशल केयर वर्कर्स को मिलेंगी। तीसरे चरण में 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को मिलेंगी और चौथे चरण में आम जनता को ये वैक्सीन दी जाएंगी। अब आप सब देख लीजिए कि आप इनमें 4 चरणों में आप किस चरण में आपका नंबर आता है, आप कहां फिट बैठते हैं। आमतौर पर वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर करने की जरूरत होती है। अमीर देशों के लिए यह काम बिल्कुल मुश्किल नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास सुविधाएं हैं। लेकिन जिन गरीब और विकासशील देशों में संसाधनों की कमी है और बिजली एक समस्या है, वहां इन्हें स्टोर करके रखना एक मुश्किल काम हो सकता है। भारत पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन बनाता है, इसलिए हो सकता है कि भारत के लोगों को ये वैक्सीन मिलने में इतनी समस्या ना आए। भारत में हर साल करीब 300 करोड़ वैक्सीन बनाई जाती हैं और इनमें से 100 करोड़ वैक्सीन का निर्यात किया जाता है, यानी एक्सपोर्ट किया जाता है। अब आप ये समझिए कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक वैक्सीन की सप्लाई कैसे की जाएगी। इसके लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल किया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक इस काम के लिए 8000 जंबो जेट्स की जरूरत पड़ेगी। 8000 वैक्सीन लेकर ये हवाई जहाज अलग अलग देशों में जाएंगे। फिर वहां से एक रेफ्रिजरेटेड गाड़ी से कोल्ड रूम्स तक इन वैक्सीन को ले जाया जाएगा। फिर इन्हें आइस बॉक्सेस में डालकर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। इन केंद्रों में वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच स्टोर किया जाएगा और फिर इन्हें छोटे आइस बॉक्स में रखकर वैक्सीनेशन कैंप्स तक लेकर जाया जाएगा। वैक्सीन सही समय पर सही जगह पहुंचे, इसके लिए वैक्सीन के बक्सों पर जीपीएस ट्रैकर्स भी लगाए जाएंगे, जिससे इनकी सही लोकेशन हमेशा ट्रैक की जा सकती है कि यह वैक्सीन इस समय कहां है। किसी को वैक्सीन तब नहीं लगाई जाती जब उसे संक्रमण हो जाता है। वैक्सीन इसलिए लगाई जाती हैं ताकि संक्रमण ना हो, यानी बचाव के लिए। अब क्योंकि ज्यादातर वैक्सीन के निर्माण में या तो इसी बीमारी के कमजोर हो चुके वायरस का इस्तेमाल किया जाता है या फिर मरे हुए वायरस से वैक्सीन बनाई जाती है, इसलिए ये वैक्सीन लगने के बाद लोगों में कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे तेज बुखार आना, मांसपेशियों में दर्द होना
ध्यान देने में कमी आना, कंसंट्रेशन पावर का कम हो जाना और सिर दर्द की शिकायत। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इस वायरस को पहचानकर उससे लड़ने लगती है और यहीं से वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी तैयार होती है। इसके बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लोगों को दी जाएगी, लेकिन इसके दुष्प्रभाव पहले से कम होंगे। लेकिन हो सकता है कि वैक्सीन लगने के बाद आपको अपने काम से कुछ दिनों की छुट्टी शायद लेनी पड़े, लेकिन हमेशा की छुट्टी लेने से अच्छा है कि कुछ दिनों की छुट्टी ले ली जाए। संक्रमण के खिलाफ अक्सर 4 तरह की वैक्सीन काम करती हैं। पहली होती है जेनेटिक वैक्सीन। इसमें वायरस के ही जीन्स होते हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय करते हैं। दूसरी होती है वायरल वेक्टर वैक्सीन। यह वैक्सीन शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स में प्रवेश करती है और कोशिकाएं वायरस से लड़ने वाले प्रोटीन का निर्माण शुरू करती हैं। फिर आती है प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। इनमें से कोरोना वायरस के प्रोटीन होते हैं। चौथी है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जो कमजोर या निष्क्रिय हो चुके वायरस से तैयार की जाती है। ये 4 प्रकार की वैक्सीन होती हैं। आज ये सारी चीजें जानकर अब छोटे मोटे एक्सपर्ट तो आप भी बन जाएंगे इन वैक्सीन के। किसी भी बड़ी बीमारी की वैक्सीन के रिसर्च, ट्रायल और लोगों तक पहुंचने में 10 वर्ष तक का समय लग सकता है। 10 साल। उदाहरण के लिए पोलियो की वैक्सीन तैयार होने में 47 वर्ष का समय लगा था। सोचिए, पोलियो की वैक्सीन में 47 साल लगे। चिकन पॉक्स की वैक्सीन बनाने में 42 साल लगे और इबोला की वैक्सीन तैयार करने में 43 साल लगे। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तैयार करने में 13 साल लगे और इनमें सबसे बड़ा उदाहरण है HIV एड्स का। HIV एड्स के संक्रमण का पहला मामला वर्ष 1959 में आया था। आज 61 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसका इलाज नहीं ढूंढा जा सका है और इससे पहले आपको याद होगा अमेरिका के राष्ट्रपति ने कई बार ऐसे ऐलान किए हैं कि अब बस हम HIV का इलाज ढूंढने ही वाले हैं, लेकिन इलाज मिला नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना महामारी से निपटने और वैक्सीन की तैयारी पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बहुत अहम बैठक की है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ जरूरी बातों का जिक्र किया जिन्हें आप सभी को भी जानना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देशवासी का जीवन बचाना इस समय सरकार की प्राथमिकता है। कोरोना वैक्सीन हर नागरिक तक पहुंचे, ये उनका कमिटमेंट है। देश में कोरोना वैक्सीन के रिसर्च का काम अब आखिरी दौर में है। वैक्सीन कब आएगी और कितने डोज दिए जाएंगे, ये वैज्ञानिकों का काम है, ये वैज्ञानिक बताएंगे। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर लोगों को दी जाएगी। प्राथमिकता तय की जाएगी कि किसको पहले मिलेगी, किसको बाद में मिलेगी। वैक्सीन के रखरखाव और डिस्ट्रीब्यूशन पर राज्य सरकारें अपनी तैयारी तेज करें, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा। और वैक्सीन कार्यक्रम लंबे समय तक चलने वाला है, इसलिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर तक टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ हुई आज की बैठक का संदेश आपके लिए साफ है कि सरकार कोरोना वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहती। कौन सी वैक्सीन कितनी कीमत में आएगी ये भी तय नहीं है। मूल भारतीय वैक्सीन अभी 2 मैदान में आगे हैं, लेकिन बाहर के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में जो वैक्सीन बन रही हैं वे भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ। लेकिन इन सारे विषयों में हम जानते हैं कि 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। हम लोग समाज जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम कोई वैज्ञानिक नहीं है, हम इसकी एक्सपर्टाइज हमारी नहीं है। तो हमें दुनिया में से जो व्यवस्था के तहत जो चीजें आती हैं आखिरकार उसी को ही स्वीकार करना पड़ेगा और उसको स्वीकार करके हम आगे चलेंगे। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप के मन में जो योजना हो, खास करके वैक्सीन के संबंध में, किस प्रकार से आप डिलीवरी नीचे तक ले जाएंगे, आप जितना जल्दी बहुत डिटेल प्लान करके लिख करके भेजेंगे तो निर्णय करने में सुविधा होगी और आपके विचारों का ताकत इसमें बहुत है। राज्यों का अनुभव बहुत अहमियत रखता है क्योंकि वहीं से ये चीज आगे बढ़ने वाली है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका बहुत ही एक प्रकार से प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें बने,
यही मेरी अपेक्षा है। लेकिन मैंने पहले ही कहा, वैक्सीन अपनी जगह पे है, वो काम होना है, करेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई जरा भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा सा भी ढिलास नहीं आनी चाहिए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो जो कुछ आजकल आपके आसपास चल रहा है और जो आज ये बैठक हुई है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत सरकार अब अपने आप को तैयार कर रही है, क्योंकि वो समय अब कभी भी आ सकता है जब भारत के पास भी कोविड-19 की वैक्सीन आ जाएगी। हो सकता है बाहर से बनी हुई वैक्सीन आए, ये भी हो सकता है कि हमारे देश में जो बन रही है वो वैक्सीन हमारे पास आ जाए। हालांकि किसी भी कंपनी के पास इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो भारत के 135 करोड़ लोगों की इतनी बड़ी आबादी को कवर कर सके। हो सकता है इसलिए भारत कुछ हद तक अपने यहाँ बनी हुई वैक्सीन का प्रयोग करे और कुछ वैक्सीन बाहर से मंगवाई जाए। जो भारत में बनी वैक्सीन है वो बहुत सस्ती है, 100 रुपये के आसपास की है, और जो विदेशों से जो बनी वैक्सीन आएंगी वो वैक्सीन महंगी होंगी। अब आपको दो तरह की चीज़ें देखनी होंगी, क्या आप प्राइवेट निजी तौर पर ये वैक्सीन लगवाएंगे या सरकार इन्हें मुफ्त में भी हो सकता है बांटे। ये आगे चलकर इसका क्या मैकेनिज्म होगा, ये सरकार को, राज्य सरकारों को तय करना है कि ये कैसे किया जाएगा। लेकिन अब ये स्थिति कभी भी पहुंच सकती है, जैसा कि आपको लगातार बात आपने देखा होगा, इस तरह की बातें हो रही हैं कि अगले साल जनवरी या फरवरी तक वैक्सीन भारत में आ जाएगी, यानी फाइनलाइज हो जाएगी, और अगले साल जुलाई तक 25 से 30 करोड़ लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये है भारत में 135 करोड़ लोग हैं, और अगर आपने 35 करोड़ लोगों तक भी ये वैक्सीन पहुंचा दी तो भी 100 करोड़ लोग अब भी बिना वैक्सीन के रह जाएंगे। इसलिए तब तक आपका एकमात्र जो सहारा है वो है आपका मास्क, और फिलहाल आप यही मानकर चलिए कि ये मास्क ही आपकी वैक्सीन है जब तक कि असली वैक्सीन आ नहीं जाती, और वो असली वैक्सीन जब आ भी जाएगी तो वो आप तक पहुंचेगी, इस बारे में भी कई महीने या हो सकता है साल भर लग जाए। इसलिए लंबा इंतजार है, और ये इंतजार आप सिर्फ मास्क के सहारे ही, सोशल डिस्टेंसिंग के सहारे ही कर सकते हैं। अब हम भारत में भ्रष्टाचार पर चिंता बढ़ाने वाली एक रिपोर्ट के बारे में आपको बताएंगे। आप तो सब जानते हैं भारत को एक भ्रष्ट देश माना जाता है, क्योंकि हमारे देश में चारों तरफ भ्रष्टाचार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में, हमारे समाज ने, हम सब लोगों ने भ्रष्टाचार को अब दिल से स्वीकार कर लिया है। भ्रष्टाचार अब हमें बुरा भी नहीं लगता, और हम ये मानकर चलते हैं, जब कोई एस्टिमेट लगाते हैं, हम कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना कोई काम करवाना चाहते हैं, तो जब हम उसका एक एस्टिमेट लगाते हैं कि कितना खर्चा होगा, तो उसमें रिश्वत के पैसे अलग से हम लगाकर चलते हैं कि इतना पैसा रिश्वत में लगेगा, और अब हमें ये बात चुभती भी नहीं है। और जो लोग रिश्वत का पैसा ले लेकर भ्रष्टाचार करके इस देश में अमीर बन चुके हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बैंक बैलेंस हैं, उन सब लोगों को अब हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अब हमें उन लोगों से नफरत नहीं होती, उन लोगों से घृणा नहीं होती, और हमें ऐसा लगता है कि ये लोग बड़े लोग हैं। दुनिया के करप्शन पर रिसर्च करने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट आ गई है। हर साल आती है रिपोर्ट, इस साल भी आई है नई रिपोर्ट, और इसमें जो एशिया की रिपोर्ट है उसमें भारत को एशिया का सबसे भ्रष्ट देश बताया गया है। इसमें आपको कोई भी हैरानी नहीं हुई होगी। रिश्वतखोरी के मामले में भारत पूरे एशिया में पहले नंबर पर है। 39% भारतीयों ने यह माना कि उन्होंने पिछले 12 महीनों में रिश्वत दी है। 37% के साथ कंबोडिया दूसरे, और 30% के साथ इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है। अब आपको एशिया में सबसे ईमानदार देशों के बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि ईमानदारी अभी मरी नहीं है। आज भी इस दुनिया में ऐसे देश हैं, लोग हैं जो ईमानदार हैं। एशिया में मालदीव्स और जापान में सिर्फ 2% लोग ही ये मानते हैं कि उन्हें कभी रिश्वत देनी पड़ी। तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है, यानी ये एशिया के सबसे ईमानदार देश हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। अब आपको बताते हैं भारत में कौन कितना भ्रष्ट है। 46% लोग मानते हैं कि भारत में पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। 46% मानते हैं स्थानीय अफसर भ्रष्ट हैं। 42% लोग मानते हैं कि सांसद भ्रष्ट हैं। 41% लोगों को लगता है सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार है। 20% लोगों ने कहा कि अदालतों में जज और मजिस्ट्रेट भी भ्रष्ट हैं। अब ये बहुत चिंताजनक बात है जो आपकी स्क्रीन पर 20% लोग दिख रहे हैं आपको, ये चिंता की बात है। इससे पहले लोग पुलिस को भ्रष्ट मानते थे, हमें कोई हैरानी नहीं।
स्थानीय अफसर जो हैं उन्हें भ्रष्ट मानते थे, सांसदों को भी मानते थे, सरकारी कर्मचारियों को भी मानते थे। इसमें हम बिल्कुल हैरान नहीं है। लेकिन इस बार 20% लोगों ने न्याय व्यवस्था पर भी उंगली उठाई है, अदालतों पर उंगली उठाई है। ये बहुत चिंताजनक बात है भारत जैसे देश के लिए। आपको यह भी जानना चाहिए कि कौन सा भ्रष्टाचार कितनी बड़ी समस्या है। 89% भारतीयों के लिए सरकारी भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। 39% लोगों को सरकारी काम में रिश्वतखोरी, 46% लोग सिफारिश को बड़ा भ्रष्टाचार मानते हैं कि हर काम में सिफारिश करानी पड़ती है। 18% ने कहा वोट के लिए नोट को उन्हें भ्रष्टाचार बताया। और अब एक सबसे ज्यादा चिंता वाली जानकारी है, 11% लोगों ने माना कि काम के बदले शारीरिक शोषण सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। तो ये एक नई बात इस सर्वे में आ रही है। 11% लोग ये कह रहे हैं कि काम के बदले शारीरिक शोषण हो रहा है और ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उनके लिए है। और इसी के तहत मी टू जैसी कैंपेन्स कवर होती हैं। अब आपको बताते हैं पिछले एक साल में भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है या कम हुआ है। 47% भारतीयों ने यह माना कि देश में भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा हो गया है। 27% ने माना भारत में भ्रष्टाचार कम हुआ है। 23% ने कहा कि एक साल में कुछ नहीं बदला, जैसा था वैसा ही है। और 3% लोगों ने कहा कि इस पर उनकी कोई राय नहीं है, वो कह नहीं सकते इसके बारे में। अब पूरे एशिया में भ्रष्टाचार के कुछ आंकड़े देखिए ताकि आप समझ सकें कि एशिया में भारत की करप्शन रेटिंग क्या है। जैसे हमारी टीवी की जो रेटिंग आती है टीआरपी रेटिंग, ऐसे ही ये देशों की करप्शन रेटिंग है। तो इस करप्शन रेटिंग में कौन कहां खड़ा है ये देख लीजिए। एशिया में 23% लोगों ने माना कि पुलिस सबसे भ्रष्ट है। 17% लोगों ने कहा अदालतें सबसे भ्रष्ट है। सोचिए, एशिया में लोग दूसरे नंबर पर अदालतों को मान रहे हैं कि यह सबसे भ्रष्ट है। यहां गौर करने वाली बात है कि भ्रष्टाचार की सजा देने वाले कोर्ट को भी जनता अब भ्रष्ट समझ रही है। यानी भ्रष्टाचार को लेकर जिन अदालतों में मुकदमा चलता है उन अदालतों पर ही सवाल उठा रही है एशिया की जनता। यह दुखद है और बहुत चिंताजनक है, क्योंकि जब अदालतें जहां से फैसले आते हैं अगर उन फैसलों पर ही प्रश्न चिन्ह लगने लगेंगे तो फिर आप किसका फैसला मानेंगे। 17% लोगों ने कहा कि पहचान पत्र बनाने वाले विभागों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। स्कूल, जरूरी सेवाओं और अस्पताल भी लोगों की नजर में रिश्वतखोरी के बड़े अड्डे बन चुके हैं। अब हम आपसे 2 सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल यह है कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, और दूसरा ये कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का नाम आपके दिमाग में 1 सेकंड में आ गया होगा, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। लेकिन शायद गुरु तेग बहादुर के हत्यारे का नाम आप अभी तक याद नहीं कर पा रहे होंगे। आप कहेंगे याद नहीं आ रहा, लेकिन हम आपको बता देते हैं उनके हत्यारे का नाम है औरंगजेब। मुगल शासक जिसे आप कहते हैं, मुगल शासक औरंगजेब, इतिहासकारों की जुबान में। आज हम ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर ने अपनी शहादत दी थी। वो सिखों के 9वें गुरु थे और मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर को मौत की सजा दी गई थी। तब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि ये बात शायद ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगी, और ऐसा इसलिए है, इसमें आपकी गलती नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश के दरबारी इतिहासकारों ने हमारे खलनायकों को हमेशा नायक बनाकर पेश किया और देश के असली नायकों को उन्होंने भुला दिया। और आप उसी इतिहास को पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं और एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी और फिर तीसरी पीढ़ी उसी इतिहास में जो लिखा गया है उसके आधार पर उसे पढ़ते पढ़ते आपने अपनी विचारधारा बनाई है। यह एक तथ्य है कि औरंगजेब भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था और उसने कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती मुसलमान बनने के लिए मजबूर भी किया था। तब कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी और गुरु तेग बहादुर ने उन्हें सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया। इस पर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया और फिर बहुत सारी यातनाएं दी। उनके शिष्यों को उनके सामने ही जिंदा जला दिया गया। गुरु तेग बहादुर को इस्लाम अपनाने के लिए कहा गया और गुरु तेग बहादुर ने जब इनकार कर दिया तो औरंगजेब ने उनका सिर यानी उनका शीश कटवा दिया।
इसी बलिदान की याद में आज ही के दिन हर वर्ष शहीदी दिवस मनाया जाता है और जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर का शीश यानी सिर काटा गया था वो जगह देश की राजधानी दिल्ली में है और अब वहीं पर शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है और लोग यहां पर आते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली और आसपास के लोगों को सबको पता होगा। अगर आप यहाँ रहते हैं, अगर आप दूसरे किसी शहर में रहते हैं तो भी आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, इसीलिए इसे शीशगंज गुरुद्वारा कहा जाता है। आज जब हमने डीएनए की शुरुआत की थी तो धर्म परिवर्तन से शुरू की थी और आपको बताया था कि इस्लाम के नाम पर कैसे धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है विवाह के समय, शादी के समय, जिसे अब लव जिहाद का नाम आजकल लोग देते हैं। लेकिन ये कोई आज की समस्या नहीं है, ये काम सैकड़ों हजारों वर्षों से हो रहा है और तब भी, उस जमाने में भी इस्लाम के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, जबरदस्ती करवाया जाता था और जो बहादुर लोग थे, जो इतनी बहादुरी रखते थे कि वो इनकार कर सकें, इन मुगल बादशाहों के सामने खड़े हो सकें सीना तान कर, उनके सिर कटवा दिए जाते थे। लगभग 350 वर्ष पहले धर्म की रक्षा के लिए दिए गए इस बलिदान के बारे में शायद आपको भी पूरी जानकारी ना हो। गुरु तेग बहादुर कोई राजा नहीं थे, कहीं के सम्राट नहीं थे। वो चाहते तो वो कश्मीरी पंडितों की मदद करने से मना भी कर सकते थे और अपनी जान बचा सकते थे, पर उन्होंने धर्म का रास्ता चुना, धर्म का मार्ग चुना, क्योंकि उनका उपदेश था धर्म का मार्ग सत्य और विजय का मार्ग है। शहीदों की इसी परंपरा पर देश को आज भी गर्व है और हमें अपने असली नायकों को पहचानना चाहिए, उन्हीं का सम्मान करना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर नोएल किंग ने कहा था कि गुरु तेग बहादुर की शहादत दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया पहला बलिदान था। अब आप सोचिए कि भारत में ही सिख धर्म की शुरुआत हुई और यहीं से इस धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया में गए। हालांकि यहाँ के दरबारी इतिहासकारों ने गुरु तेग बहादुर की शहादत को एक तरीके से भुला दिया, लेकिन सिख धर्म पर रिसर्च करने वाले अमेरिका के एक प्रोफेसर को उनके बारे में पूरी जानकारी थी। भारत सिर्फ 73 वर्ष पहले बना हुआ एक देश नहीं है, बल्कि भारत 5000 वर्ष पुरानी एक सभ्यता का नाम है। हम सिर्फ एक देश नहीं है, हम एक सभ्यता हैं, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक। पहली शताब्दी में दुनिया का 32% उत्पादन हमारे देश में ही हो रहा था। अर्थव्यवस्था के बाद ज्ञान के क्षेत्र में भी भारत की हिस्सेदारी 100% थी। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया। यानी हमारी सभ्यता का इतिहास प्राचीन रहा है और शानदार रहा है। इसके बाद भी हम इस देश का निर्माण करने वाले अपने महापुरुषों को उचित सम्मान देने में काफी पीछे रह गए। एक अनुमान के मुताबिक पूरे देश में लगभग 700 ऐसे स्थान हैं जिनके नाम मुगल बादशाहों के नाम पर रखे गए हैं। भारत में सबसे ज्यादा करीब 250 शहरों, गांवों या सड़कों के नाम अकबर के नाम पर हैं और इसके बाद 170 से ज्यादा स्थानों के नाम ऐसे हैं जो औरंगजेब के नाम पर रखे गए हैं। वही औरंगजेब जिसकी कहानी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। उसी औरंगजेब के नाम पर हमारे देश में आज सड़कों के नाम रखे जा रहे हैं, बिल्डिंग्स के नाम रखे जा रहे हैं। पिछले कुछ समय में कई जगहों का नाम तो बदल दिया गया है, हालांकि नाम बदलने की रफ्तार बहुत धीमी है। कुछ वर्ष पहले तक दिल्ली के लटियंस जोन में एक सड़क का नाम औरंगजेब रोड हुआ करता था। हालांकि अगस्त 2015 में इसका नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया। यानी देश की आजादी के लगभग 68 वर्षों तक दिल्ली में ही औरंगजेब के नाम पर एक सड़क मौजूद रही और इसी सड़क से थोड़ी सी ही दूर पर देश की संसद है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, बड़े बड़े सरकारी मंत्रालयों के दफ्तर हैं और इसी सड़क के आसपास देश के बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, देश के सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज रहते हैं, सोनिया गांधी रहती हैं, राहुल गांधी जैसे बड़े बड़े नेता रहते हैं। क्योंकि ये जो औरंगजेब रोड है ये जैसा हमने आपको बताया लटियंस जोन में है। लटियंस जोन दिल्ली का वो इलाका है जहां देश के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोग रहते हैं, जिनके बारे में हमने आपको बताया। और ये जो रोड है जो आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप इससे सीधे निकल जाएंगे तो ये रोड आपको देश की संसद तक लेकर जाएगी। एक औरंगजेब लेन है, औरंगजेब रोड है, अब तो इनके नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन
इतने वर्षों तक इनमें से किसी भी नेता ने, किसी भी जज ने, किसी भी सांसद ने, किसी भी मंत्री ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने कभी ये नहीं सोचा, पीवी नरसिम्हा राव ने, कि ये औरंगजेब रोड जब मेरे सामने आती है, जब मैं संसद तक जाता हूं, जब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय जाता हूं या मैं कहीं भी जाता हूं, ये औरंगजेब रोड नाम की जब रोड मेरे सामने आती है तो मेरे मन में ये सवाल क्यों नहीं उठता कि औरंगजेब नाम पर यह सड़क क्यों है। गुरु तेग बहादुर ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस सड़क या अस्पताल का नाम उनके नाम पर रखा गया है, उसके बिल्कुल पास में ही एक और सड़क उन्हीं के हत्यारे औरंगजेब के नाम पर रखी जाएगी, उसका नाम। आपको कुछ और उदाहरण बताते हैं जिसमें हमारा देश अपने महापुरुषों को ही सम्मान देने में पीछे रह गया। भारत का नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय में ज्ञान और विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। वर्ष 1193 में मुगल बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने इसी नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वहां की लाइब्रेरी में इतनी अधिक पुस्तकें थीं कि आग लगने के बाद भी 3 महीने तक यह पुस्तकालय जलता रहा। इसके बावजूद आज भी नालंदा के पास एक शहर का नाम बख्तियारपुर है। महान विद्वान आर्यभट्ट ने इसी नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज की थी। हालांकि उनके नाम पर आपको भारत में शायद ही किसी स्थान का कोई नाम मिलेगा। दिल्ली में एक किला है जिसका नाम है किला राय पिथौरा। लगभग 800 वर्ष पहले पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया था और आज की तारीख में इसके सिर्फ अवशेष बचे हुए हैं। हालांकि इसके पास ही कुतुब मीनार भी मौजूद है, जिसे मुगल बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनवाया था और आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यानी हमने खुद ही भारत के इतिहास को खंडित करने वालों का पूरा साथ दिया और आज भी लोग दूर दूर से कुतुब मीनार को देखने के लिए आते हैं, लेकिन दूसरे जो हमारी परंपराएं हैं उन्हें नहीं देखते। इसी तरह मेवाड़ के महान राजपूत शासक महाराणा प्रताप ने वर्षों तक मुगल बादशाह अकबर के साथ संघर्ष किया, लड़ाई की। महाराणा प्रताप को उनकी वीरता, युद्ध कौशल और गुरिल्ला युद्ध नीति के लिए हम याद करते हैं, आज भी याद किया जाता है। हालांकि इसके बावजूद हमारे देश में अकबर के नाम पर ज्यादा जगहों के नाम रखे गए, लेकिन महाराणा प्रताप का नाम आपको बहुत कम स्थानों पर ही नजर आएगा। हालांकि अगर आप इन बातों को देश के सामने रखेंगे तो यहां के बुद्धिजीवी आपको सांप्रदायिक कहना शुरू कर देंगे। आपके ऊपर हिंदू और मुसलमानों के बीच दुश्मनी बढ़ाने का आरोप लगा दिया जाएगा। हो सकता है कोई ये भी कह दे कि हमने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और फिर एक FIR भी हो जाए। संभव है देश के किसी हिस्से से आपके नाम का कोई फतवा जारी हो जाए या फिर आपको चुप कराने के लिए उस चैनल के खिलाफ या पत्रकार के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली जाए। आज से लगभग 350 वर्ष पहले गुरु तेग बहादुर ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन भारत में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उनके साथ औरंगजेब का इतिहास भी ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। और जिस देश की रक्षा करने के लिए गुरु तेग बहादुर ने सबसे बड़ा बलिदान दिया, उस देश में उन्हें खुद से ज्यादा औरंगजेब का नाम पढ़ने में दिखाई देगा। तो ये आज का दिन है। आज के दिन आपको कम से कम इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, अपनी राय बनाइए, अपने विचार बनाइए और सोचिए कि अब आगे भविष्य में आप इस देश के समाज को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। दरबारी इतिहासकारों ने आपको जो पिछले 73 वर्षों तक बताया है, समझाया है, आप वही मानना चाहते हैं या असली इतिहास अपने देश का पढ़ना चाहते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.